टेस्ट डिस्कशन इंग्लिश यूनिट 8 ए प्लस सीरीज़ का ये यूनिट 8 है और इसमें टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन, नरेशन, वोकेबलरी में हम सेंटेंस कंप्लीशन भी करेंगे, सिनोनिम भी करेंगे, एंटोनिम भी करेंगे और स्पेलिंग भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू एग्री विद द सेइंग ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। अब बात ये है कि जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जैसे कि यहाँ पर डू से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर आना है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ऑप्शन बी और फोर्थ ऑप्शन डी रॉन्ग हो गए हैं, ए और बी बच गया है। अब आपने ये सुना हुआ है कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आता है, तो भाई बात ये है कि रिपोर्टेड स्पीच ये है ही नहीं। ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ये रिपोर्टेड स्पीच है ही नहीं। इसका मतलब तो ये है डू यू अग्री विद द सेइंग, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का क्वेश्चन ही नहीं है। तो आपका आंसर हुआ थर्ड ऑप्शन सी, डू यू अग्री विद द सेइंग ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। अब ये क्वेश्चन मार्क किसका है, डू यू अग्री विद द सेइंग का है, इसलिए आपने इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लगाया है इसको। अगर ये क्वेश्चन होता ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ये सवाल ही नहीं है, तो फिर सवाल या निशान भी इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है कि आपने देखा कि क्वेश्चन मार्क उसने ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर के साथ लगा दिया। साबित ये हो रहा है कि शायद ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी का क्वेश्चन मार्क है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद जो हो गया है। तो इसका मतलब वो डू यू अग्री विद द सेइंग का ये नहीं है, जो कि रॉन्ग है। असल में तो डू यू अग्री विद द सेइंग का ये क्वेश्चन मार्क है। सेकंड ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है, डू यू अग्री विद द सेइंग, इसने पंक्चुएशन मार्क कुछ भी नहीं लगाया। और दूसरी बात ये है कि ये पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप जो है ये एंड पर आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी हुआ। डेल्टा क्यों रॉन्ग है, डू यू अग्री विद द सेइंग, इसके बाद भी उसने आप या तो कॉलन लगा दें या कॉमा लगा दें, कुछ ना कुछ तो लगाएं ना, तो ये इस वजह से रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2, द होस्ट मेड एन अनाउंसमेंट। अब आपने आगे बताना है कि अनाउंसमेंट क्या थी, तो ये बताना हो कि आगे क्या चीज़ आ रही है। जो पहले वाली बात की वजाहत अगर आगे देनी हो तो भाई पंक्चुएशन मार्क कॉलन आता है, सेमी कॉलन वजाहत के लिए नहीं आता, जैसे कि ए और सी में लिखा हुआ है। तो ये दो तो ऑप्शन रॉन्ग हो गए। अब बी और डी में कॉलन लगा हुआ है, तो अब आपने कहा कि आंसर आपका जो है वो फोर्थ ऑप्शन डी है। द host made an announcement colon inverted commas begin you are all staying for dinner। अब you are all staying for dinner ये एक मुकम्मल बात है, तो अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फुल स्टॉप आएगा। इस बेसिस पे आपका डी आंसर हुआ। ये ऑप्शन बता चुका हूँ मैं कि बात की वजाहत करने के लिए अनाउंसमेंट के बाद सेमी कॉलन नहीं आएगा। और इसी तरीके से हमने बात की कि थर्ड ऑप्शन सी भी इसलिए रॉन्ग था, और सेकंड ऑप्शन बी में आपने देखा कि यू आर ऑल स्टेइंग फॉर डिनर्स, इसका फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होना चाहिए था, ये इसलिए रॉन्ग हुआ, तो आंसर आपका डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव पेड आर ड्यूज, हमने अपने वाजिबात अदा कर दिए हैं। वी एक्सपेक्ट ऑल द प्रिविलेजेस लिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए हम तमाम उन सहूलियात के मुस्तहिक हैं। तो जब भी आप दरमियान में से कोई कंजंक्शन उड़ाना चाहें, जैसे आप लगा सकते हैं कि वी हैव पेड आर ड्यूज़, देयरफॉर आप कह सकते हैं, वी हैव पेड आवर ड्यूज़ एंड कह सकते हैं। तो जब दो जुमलों के दरमियान कोई कंजंक्शन आया हो, उसको उड़ाने के लिए आप सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, कॉलन यूज़ नहीं करते। फर्स्ट ऑप्शन ए तो हुआ रॉन्ग, तो आंसर जैसा कि आपने देखा कि डेल्टा है, वी हैव पेड आर ड्यूज़। ए ऑप्शन इसलिए है, मैंने अभी बताया आपको कि वी हैव पेड आर ड्यूज़ एंड आ सकता है, कोई भी कंजंक्शन अगर आ सकता हो। और वैसे भी वी हैव पेड आर ड्यूज़, ड्यूज़ की तफसील आगे नहीं दी जा रही, इसलिए कॉलन नहीं आता। कॉलन तो अपने से पहले आने वाले अल्फाज की तफसील देनी हो तो फिर यूज़ करते हैं। सेकंड ऑप्शन बी क्यों रॉन्ग है जी, वी हैव पेड आवर ड्यूज़, हम अपने वाजिबात अदा कर चुके हैं, ये एक बात मुकम्मल हो गई। जब कोई बात मुकम्मल हो जाए ना तो उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद खाली कॉमा लगाओगे तो कॉमा स्प्लाइस हो जाएगा
और वो रॉन्ग होता है। सेकंड ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन सी देखिएगा, वी हैव पेड आर ड्यूज़। अब आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद आप कॉमा लगाएंगे तो वो भी मिस्टेक है, उसके कॉमा स्प्लाइस कहते हैं। और अगर कुछ भी नहीं लगाएंगे, जैसे कि थर्ड ऑप्शन सी में नहीं लगाया, इसको फ्यूज्ड सेंटेंस या रन ऑन सेंटेंस कहते हैं, ये भी रॉन्ग होता है। Question number 4. You can expect a 3 to 4 week delay in processing. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। You can expect 3 week delay। अब 3 और वीक के दरमियान में हाइफन आनी चाहिए। दोबारा देखें, You can expect a 4 week delay। अब 4 और वीक के दरमियान में हाइफन आनी चाहिए। तो अब आपने ये देखा, इसको हम सस्पेंडेड हाइफन कहते हैं। तो फिर आपने वीक की रेपिटेशन बचाने के लिए क्या किया, 3 के बाद आपने हाइफन लगाई और 2 लगा के फिर 4 वीक। अच्छा चलें यूँ देख लें कि 4 वीक तो आपको समझ में आती है ना, 4 वीक के दरमियान में हाइफन होनी चाहिए। सी और डी ऑप्शन में 4 वीक के दरमियान में हाइफन नहीं है, ए और बी बच गया। यू कैन एक्सपेक्ट ए 3 to 4, 3 to 4। अब 3 और 2 के दरमियान में, 3 और 4 के दरमियान में 2 लगा हुआ है, ये हाइफन होता ही इसके लिए। तो फिर या तो हाइफन लगाएंगे या 2 लगाएंगे। 3-4 वीक कोई वर्ड होता नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। यू कैन एक्सपेक्ट ए 3 to 4 वीक डिले। अब बेसिकली क्या है, 3 वीक to 4 वीक डिले, ऐसे दोबारा लिख देंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। आंसर अल्फा हुआ। क्वेश्चन नंबर, ये आपको सारे मैंने बता दिया रेड एरियाज़ करके कि ये इन वजूहात से रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, दोबारा बता दूं, अच्छा चलें ठीक है। बी ऑप्शन देखें, यू कैन एक्सपेक्ट ए 3-4 वीक, ये रॉन्ग हो गया। ये 3 वीक to 4 वीक ऐसे होता ना पूरा पूरा, तो शायद ठीक हो जाता। सी ऑप्शन देखिएगा, 3-4 3 वीक 4 वीक ऐसे होता तो करेक्ट हो जाता। वैसे भी 4 वीक के दरमियान में सी और डी दोनों में ही हाइफन नहीं है, इसलिए रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, कॉमा, रिप्लाइड मिस्टर स्टूवर्ड, फुल स्टॉप। अब आप ए ऑप्शन में देख रहे हैं कि मे आई कम इन का मे कैपिटल है, इसका मतलब ये है कि रिप्लाइड मिस्टर स्टूवर्ड रिपोर्टिंग स्पीच मे आई कम इन की नहीं है, ये तो उसकी है, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन। तो इसका मतलब ये है कि अगर मे कैपिटल लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर इससे पहले फुल स्टॉप आना चाहिए था। ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है। बी ऑप्शन देखें, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, कॉमा, रिप्लाइड मिस्टर स्टूवर्ड फुल स्टॉप, मे आई कम इन, ये आंसर हो सकता था शायद। अच्छा सी देखिएगा, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, रिप्लाइड मिस्टर स्टूवर्ड फुल स्टॉप, मे आई कम इन। अगर ये क्वेश्चन मार्क मे आई कम इन के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता तो ये आंसर हो सकता था, ये इसलिए रॉन्ग हो गया है। फोर्थ ऑप्शन डी देखेंगे, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, फुल स्टॉप, कॉमा आना चाहिए था। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच अगर पहले आ जाए और रिप्लाइड मिस्टर स्टूवर्ड रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आए तो फिर एक्सप्लेन के बाद डी ऑप्शन में कॉमा आना चाहिए था इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के बाद रिपोर्टिंग स्पीच आए तो रिपोर्टेड स्पीच के बाद कॉमा आना चाहिए। आप कहेंगे जी रिपोर्टेड स्पीच के बाद फुल स्टॉप कब आता है, तो फिर यूँ आना चाहिए था, मिस्टर स्टूवर्ड रिप्लाइड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, डी पढ़ रहा हूँ, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, फुल स्टॉप। एनीवेज आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बी हुआ। ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी? ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि आपने मिस्टर स्टूवर्ड के बाद फुल स्टॉप लगाना था तो फिर ये ठीक हो जाता। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, मे आई कम इन के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर क्वेश्चन मार्क आता तो ये आपका आंसर ठीक था, क्योंकि सवाल जो है मे आई कम इन का है और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आना चाहिए था। फोर्थ ऑप्शन डी क्यों रॉन्ग था जी? इसलिए कि इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, ये रिपोर्टेड स्पीच है, अगर रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो उसके बाद फुल स्टॉप नहीं आता बल्कि कॉमा आता है, तो आंसर आपका बीटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द रोड रन्स और थ्रू, वैसे तो रन्स और थ्रू के दरमियान वैसे कॉमा नहीं आएगा, बढ़ देता हूँ, अ ब्यूटीफुल वैली, द रेलवे लाइन
फॉलोज इट। आप कहते हैं एंड द रेलवे लाइन्स फॉलोज इट। आप पढ़ के आ चुके हैं, जब दो सेंटेंसेस के दरमियान कोई एंड कंजंक्शन वगैरह आ सकता हो तो कॉलन यूज़ नहीं होता, सेमी कॉलन यूज़ होता है। आपका आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन बी। ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है, द रोड रन्स और क्विकली के दरमियान में कॉमा है। सी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है, द रोड रन्स और थ्रू, वही वाली मिस्टेक इसने फिर दोबारा की और फिर आ ब्यूटीफुल वैली कॉमा, ये अननेसेसरी कॉमा लगाया है। और फोर्थ ऑप्शन डी देखिएगा, द रोड रन्स थ्रू अ ब्यूटीफुल वैली, कॉलन हमने कहा था कि आप ये पूरा सेंटेंस यूँ पढ़ के देखें डी वाला, द रोड रन्स थ्रू ए ब्यूटीफुल वैली और एंड द रेलवे लाइन फॉलोज इट। तो जहाँ पर एंड आ सकता हो वहाँ पर सेमी कॉलन नहीं आएगा, कॉलन नहीं आएगा, सेमी कॉलन आएगा। और वैसे भी वैली को अगर एक्सप्लेन कर रहे होते ना, अ ब्यूटीफुल वैली, आप कहते हैं कि इसमें ये चीज़ें हैं सारी की सारी, तो जब वैली को एक्सप्लेन करते तो फिर कॉलन आ सकता था। बहरहाल आपका आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन बीटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ए ऑप्शन रीड आउट करता हूँ। ही हैज़ द टीम्स शर्ट although I have never seen him wear it। I have never seen him wear it भी आ सकता है, wearing it भी आ सकता है, आपको पता है। सी के बाद, वॉच के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर आप फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, ING भी। थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर है, ही हैज़ द टीम शर्ट although। आपने याद रखना है कि although या दो जब भी सेंटेंस के दरमियान में आए तो उससे पहले पंक्चुएशन मार्क कॉमा लाजमी आएगा। थर्ड ऑप्शन सी हुआ। ए में although से पहले कॉमा नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, although से पहले कॉमा आना है, सेमी कॉलन नहीं आना है। डी ऑप्शन देखिएगा, इसने यहाँ पर कॉलन लगाया है, ऑल्दो से पहले कॉमा आना चाहिए था। आंसर इज़ चार्ली। ऑल्दो या दो जब भी सेंटेंस के दरमियान में आएगा कंजंक्शन के तौर पर, उससे पहले पंक्चुएशन मार्क कॉमा आना लाजमी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आई एम, ए ऑप्शन, बाय द वे कॉमा वेरी नर्वस अबाउट इट। आप इस सेंटेंस को यूँ पढ़ लें, आई एम वेरी नर्वस अबाउट दिस। अब बाय द वे इजाफी बात है। सी ऑप्शन में आपने देखा कि एडिशनल रिमार्क स्टार्ट भी कॉमा से होते हैं और एंड भी कॉमा पे होते हैं। थर्ड ऑप्शन सी आंसर हुआ। फर्स्ट ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है, आई एम और एम और बाय के दरमियान सेमी कॉलन है, इसकी कोई तुक नहीं बनती। आई एम बाय द वे एडिशनल बात जो है स्टार्ट भी कॉमा से होगी, एंड भी कॉमा पे होगी, तो दोनों कॉमा में मिस है, बीटा इसलिए रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन डी में भी यही बात है कि आई एम बाय द वे के बाद तो कॉमा है, लेकिन बाय से पहले कॉमा मिसिंग है क्योंकि एडिशनल हिस्सा है बाय द वे। इससे पहले भी कॉमा लगेगा, बाद भी। यानी जब कोई इजाफी बात हो तो आपने उसको दो लगाने हैं, क्या, कॉमास। तो बाय द वे से पहले भी कॉमा और बाय द वे का बाय से पहले कॉमा और बाय द वे का वे के बाद कॉमा आना चाहिए था। डी ऑप्शन में उसने बाय से पहले कॉमा नहीं लगाया, इसलिए ये आपका आंसर रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन सी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, मैरिबल्स एंड योर्स वॉज कंस्ट्रक्टेड। ए ऑप्शन तो वैसे रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन देखिएगा, मैरिबल एंड योर होम, मैरिबल एंड योर होम। आप होम को समझ लें, एक वर्ड है, इसका डिटर्मिन मालूम करें। होम किसका, तुम्हारा होम, योर होम। होम किसका, मैरिबल होम या मैरिबल का होम, तो मैरिबल का होम। तो इसलिए आपने मैरिबल के साथ अपोस्ट्रोफी लगानी है, बी इसलिए रॉन्ग है। मैरिबल्स एंड योर्स वॉज, इसमें सी में वॉज, होम में मिसिंग है, डेल्टा आंसर है। मैरिबल्स होम एंड योर होम, इसको यूँ पढ़ लें अलग अलग, मैरिबल्स होम एंड योर होम, ऐसे पढ़ लें। तो भाई फिर ये है कि फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है, योर्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी नहीं आती। अवर्स योर्स, जिस तरह योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं तो ऐसा तो लिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर फ्लाइंग कॉमा नहीं लगाएंगे, फ्लाइंग कॉमा अपोस्ट्रोफी कहते हैं। बीटा में आपने मैरिबल की पोजीशन ही शो नहीं की। आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर दो नाउन आ जाएं, मैरिबल एंड आलियाज होम, तो फिर दोनों का अगर एक होम हो तो बाद वाले वर्ड के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, मैरिबल एंड आलियाज होम। और अगर इन दोनों के अलग अलग होम्स हों तो मैरिबल्स एंड आलियाज होम्स, फिर ऐसे आएंगे बीटा ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पर तो डिटर्मिनर के तौर पे मैरिबल्स आएगा, मैरिबल नहीं आ सकता, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन बी रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन सी में मैरिबल्स एंड योर्स, योर्स क्या, योर्स भी रॉन्ग है और योर्स होम भी रॉन्ग है, योर होम हो सकता था। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है, डेल्टा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में सेकंड ऑप्शन बी है,
पहले हम बात करके आ चुके हैं। असल सेंटेंस है द एक्टर हरीड होम। अब इजाफी बात क्या है, नोइंग इट वॉज लेट। इजाफी बात को आपने दो लगाने हैं, नोइंग से पहले भी कॉमा लगाना है, लेट के बाद भी कॉमा लगाना है। ए ऑप्शन में उसने सेमी कॉलन लगा दिया है। एडिशनल रिमार्क सेमी कॉलन से सेपरेट नहीं होते, स्टार्ट भी कॉमा से होते हैं और एंड भी कॉमा से होते हैं। थर्ड ऑप्शन सी में द एक्टर, इसके बाद कॉमा आना चाहिए था। नोइंग इट वॉज लेट, लेट के बाद फिर कॉमा आना चाहिए था, दोनों कॉमाज मिसिंग है इसलिए रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन डी में आपको पता ही एडिशनल रिमार्क्स अगर एंड सेमी कॉलन पर नहीं होते तो स्टार्ट भी कॉलन या सेमी कॉलन से नहीं होते। डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हुआ, आपका आंसर हुआ जी बीटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग हेल्थी मैन इन आवर सोसाइटी। स्ट्रॉन्ग भी और हेल्थी भी दोनों एक ही तरह के एडजेक्टिव्स हैं जो कि नाउन मैन के साथ लगी हुई हैं। एक ही तरह की सिफात बयान करने वाले दो एडजेक्टिव्स के दरमियान में कॉमा भी आ सकता है और एंड भी आ सकता है। तो अल्फ़ा ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि ना कॉमा है ना एंड है। बी में कॉमा है इसलिए ठीक है। सी में ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग हेल्थी मैन। अब मैन और हेल्थी के दरमियान में, नाउन और एडजेक्टिव के दरमियान में कॉमा ना लगाएं, सी इसलिए रॉन्ग है। डेल्टा में ही कॉमा इज स्ट्रॉन्ग हेल्थी, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी के दरमियान कॉमा आना चाहिए था, डी इसलिए रॉन्ग है। आंसर आपका हुआ जी बीटा। क्वेश्चन नंबर 12, हैविंग हैड लंच यानी हैविंग टेकन लंच, लंच करते हुए, हैविंग टेकन, हैविंग हैड लंच। इसके बाद कॉमा आता है, सारे ऑप्शन में कॉमा नहीं है, ए ऑप्शन में कॉमा है, तो आप कहेंगे ये आंसर है। आईएनजी वाली फॉर्म से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फिर सेंटेंस कम से कम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। दोनों हिस्सों को सेपरेट करने के लिए पंक्चुएशन मार्क कॉमा लगाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए में कॉमा है इसलिए आंसर है, बी में कॉमा नहीं है कॉलन है, सी में कॉमा नहीं है सेमी कॉलन है इसलिए रॉन्ग है, और डी में उसने कुछ भी नहीं लगाया इसलिए रॉन्ग है। आपका आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, ही थॉट क्विकली बट डिड नॉट आंसर करेक्टली। बात यह है कि जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी क्लॉज होंगी। ही थॉट क्विकली, ए ऑप्शन देखा आपने, इसमें एक सब्जेक्ट है ही, बट स्टिल डिड नॉट। अब दोबारा ही रिपीट नहीं हुआ। अगर ये होता ना ही थॉट क्विकली बट ही डिड नॉट आंसर, तो फिर आप कहते हैं ये दो क्लॉजेज हैं। तो भाई दो क्लॉजेज पूरी हों, दो दफ़ा सब्जेक्ट रिपीट हों, दो अलग अलग मुकम्मल जुमले हों, फिर फैन बॉयज़ का बट आए तो उससे पहले कॉमा आता है, अदरवाइज़ कॉमा नहीं आता, इसीलिए तो ए ऑप्शन आंसर है। अब अगर कॉमा या सेमी कॉलन आप लगाएंगे, जैसे कि बी में कॉमा लगाया, सी में कॉलन लगाया और डी में फिर कॉमा लगाया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। याद रखिएगा, फैन बॉयज़ का बट अपने से पहले कॉमा सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में लेगा जब बट के लेफ़्ट राइट दोनों तरफ पूरे पूरे इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों। क्लॉजेज की पहचान ये होती है, क्लॉज स्टार्ट ही सब्जेक्ट से होती है, जैसे ही थॉट क्विकली, ये क्लॉज है। बट के बाद तो लिखा हुआ स्टिल डिड नॉट, इसमें ही है ही नहीं। अगर ही होता ना ही स्टिल डिड नॉट, फिर आप कहते हैं ये मुकम्मल क्लॉज है और बट से पहले कॉमा लगाना जायज़ होता। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 13 आंसर ए हुआ। Question number 14, she got straight A's in her exam. A's, 4s, 2s, इनमें S से पहले अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं जैसे कि डी ऑप्शन में है, तो आंसर आपका अल्फ़ा हुआ, डेल्टा हुआ। अल्फ़ा में एस के बाद लगाई हुई इसलिए रॉन्ग है, और बीटा में कॉमा भी लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी लगा दिया इसलिए रॉन्ग है, और थर्ड ऑप्शन सी में हर्ज, अवर्स, योर्स, इनके ऊपर अपॉस्ट्रोफी नहीं आती, सी इसलिए रॉन्ग है, डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ही ऑलवेज ऑर्डर्ड ए वॉलनट केक कॉमा विद पिंक आइसिंग कॉमा फ्रॉम रेड वे। जब आपने दुकान का नाम बताना है, कैपिटल लेटर से है, तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस आनी चाहिए, बीटा आंसर हुआ जी। अल्फ़ा क्यों रॉन्ग है, रेड वेज के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगी हुई, एक आंसर तो वजह तो ये है। चार्ली क्यों रॉन्ग है जी, इसमें क्या किया उसने, ही ऑलवेज ऑर्डर्ड ए वॉलनट केक कॉमा विद पिंक आइसिंग फ्रॉम रेड वेज के ऊपर अपॉस्ट्रोफी होती थी, आंसर हो सकता था ही कॉमा ऑलवेज कॉमा, डेल्टा वैसे ही रॉन्ग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, द पोएट सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, द बटरफ्लाइज कैन फ्लाई बट ह्यूमंस कैन नॉट। अब आपने देखा कि बट के बाद ह्यूमंस दोबारा सब्जेक्ट आया है, तो अब ये दो क्लॉजेज हैं, तो आपने बट से पहले कॉमा लगाया है। क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड चेंज कर किया हमने टॉपिक, वो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में। याद रखिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन की शॉर्ट लिस्टिंग ये है कि आपने वर्ब को फोकस करना है, वर्ब को, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मेरा मतलब है, और आपने प्रोनाउन को फोकस करना, बस दो चीज़ें। अब आप देखें द पोएट सेज है, तो इसका मतलब ये है अंदर कैन कुड में चेंज नहीं होगा, ह्यूमंस कैन नॉट कुड नॉट में चेंज नहीं होगा। जिन जिन ऑप्शन में कुड है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। एक बात, फर्स्ट ऑप्शन ए में देखें तो आंसर आपके पास हुआ जी सेकंड ऑप्शन बी, द पोएट सेज दैट द बटरफ्लाइज कैन फ्लाई बट
ह्यूमन्स कैन नॉट। ह्यूमन्स का मतलब मुख्तलिफ नस्लों के लोग ह्यूमन्स, ऐसे ही पीपल भी मुख्तलिफ नस्लों के हैं तो पीपल्स आ सकता है। फर्स्ट ऑप्शन ए देखें क्यों रॉन्ग है, कैन को कुड में चेंज कर दिया। द पोइट सेज है, पहला ऐसा प्रेजेंट में दूसरा पास्ट में नहीं आ सकता, कुड पास्ट है। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन सी में पहला ऐसा सेज है, दूसरा ऐसा कुड में लिखा हुआ है, प्रेजेंट के बाद पास्ट नहीं आ सकता। डेल्टा ऑप्शन देखें द पोइट सेड, मेन सेंटेंस में द पोइट सेज है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर सेज हो तो आप उसको सेड में कर दें तो ये वैसे रॉन्ग हो जाएगा। चलें मान लिया आपने कर दिया द पोइट सेड, अगर पहला ऐसा पास्ट में है तो आगे चलकर दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में आना नहीं आ सकता। बटरफ्लाइज कैन फ्लाई लिखा हुआ है, कैन नॉट फ्लाई हुआ है, वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 17, आई हैव बीन विद जिल सिंस मॉर्निंग, आई सेड जोव ऑन फ्राइडे, यानी जोव सेड फ्राइडे, आई चेंज होगा जो में, जो है सब्जेक्ट है, बंदे का नाम हो तो ही, बंदे का नाम हो तो शी। इसका मतलब ये है जिस ऑप्शन में आई हैव बीन विद जिल, इसमें आई के बजाय ही नहीं लिखा हुआ वो आंसर नहीं होगा। फिर जो सेड है तो हैव जब तक हैड में चेंज नहीं होगा वो आंसर नहीं हो सकता, और येस्टरडे द डे बिफोर में नहीं होगा तो आंसर नहीं हो सकता। तो आपने देखा आंसर आपका डेल्टा है, इसमें ही भी है और हैड बीन भी है, ठीक है, और उसके बाद द डे बिफोर भी है। ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी, देखिएगा आपने देखा कि ऑन फ्राइडे जो सेड है तो ही हैड, पास्ट मस्ट बी फॉलोड बाय पास्ट। बी ऑप्शन में उसने यही किया है, हैज़ का हैड नहीं किया और येस्टरडे का येस्टरडे ही रहने दिया। सी ऑप्शन में उसने ये गलती की है, हैज़ को तो हैड में चेंज कर दिया लेकिन येस्टरडे को चेंज नहीं किया। फोर्थ ऑप्शन डी आंसर है आपका। तो आपने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक आपकी दो जगहों पर हुई, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते वक्त शॉर्ट लिस्टिंग बता दी, सिर्फ 2 पॉइंट से फोकस करना है, एक प्रोनाउन की चेंज पर और एक हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब पे। क्वेश्चन नंबर 18, द बॉय सेड आई हैव, अब आपने देखना है कि आई जैसी आया तो द बॉय में चेंज होगा, द बॉय की जगह पर ही सपोज करेंगे, और हैव जो है हैड में चेंज होगा। अब बाकी आपने आई हैव ही हैड अगर जिस ऑप्शन में नहीं है वो आंसर हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, ही हैड बीन हो जाएगा वेटिंग फॉर माई मदर, फिर चला जाएगा बॉय में हिज मदर, तो अब जिस ऑप्शन में हिज मदर नहीं है वो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर आपका आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन बी, द बॉय सेड दैट, आई हैव की बजाय ही हैड बीन मौजूद है, वेटिंग फॉर माई मदर की बजाय हिज मदर आ गया, सिंस मॉर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है, दैट इफ़ रॉन्ग हो गया, दैट भी एक कंजंक्शन है, इफ़ भी एक कंजंक्शन है, यूज़ ऑफ डबल कंजंक्शन इज़ रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है, द बॉय सेड दैट ही वेटेड फॉर हिज मदर सिंस मॉर्निंग, तो आपने कहा कि ही वेटेड नहीं आएगा, अगर ही आई हैव बीन है तो आप कहेंगे ही हैड बीन आना चाहिए था, और वैसे भी आपको पता है कि सिंस और फॉर के साथ वेटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता, और नन वैसे ही रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन हुआ आपका सेकंड ऑप्शन बी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 में मारिया सेड आई वॉज डायलिंग योर नंबर एंड यू कॉल, मैं नंबर डायल कर रही थी कि आपने इतनी देर में कॉल कर ली। अब मारिया की जगह पर आप शी सपोज कर लें, यानी आई वॉज की बजाय शी वॉज होना चाहिए। फिर वॉज डायलिंग है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, वॉज डायलिंग चेंज हो जाएगा हैड बीन डायलिंग में। तो मैंने जैसे कि आपको कहा सर्जिकल स्ट्राइक आपने एक प्रोनाउन पे करनी है, आई की बजाय आपने शी यूज़ करना है, वॉज डायलिंग को आपने हैड बीन डायलिंग करना है, योर को फिर आपने चेंज करना है, और फिर कॉल्ड हैड कॉल्ड में चेंज करना है। आपका आंसर हुआ चार्ली। मारिया सेड दैट शी आपको पता है ना, आई को आपने मारिया में चेंज किया, मारिया की जगह पर शी यूज़ किया। थर्ड ऑप्शन सी पढ़ रहा हूँ। अब ये हैड बीन डायलिंग क्यों आया, वॉज डायलिंग चेंज हो जाएगा हैड बीन डायलिंग में। योर की जगह पर माई क्यों आया, क्योंकि योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और आपने सपोज कर लिया मारिया सेड टू मी, ब्रैकेट में सपोज कर लिया, मी की वजह से माई नंबर, एंड फिर इसी तरीके से यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मारिया सेड टू मी, ब्रैकेट में खुद कर लिया करें ताकि आपको पता लगे कि यू मी की वजह से चेंज करना है, और मी की बजाय आपने आई यूज़ किया, और कॉल्ड है तो हैड कॉल्ड में चेंज होना है। अगर ये रूल याद ना रहें तो अब आप देखेंगे एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है, आप कहते हैं सर जी कॉल्ड लिखा हुआ ना एंड यू कॉल्ड, सेकंड फॉर्म वर्ब की पहली फॉर्म चेंज होती है सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म हो तो चेंज होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो हैड कॉल्ड की वजह से बीट अल्फा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब आप देखेंगे कि बीटा ऑप्शन क्यों रॉन्ग है।
मारिया सेड दैट शी, अगर वॉज डायलिंग है तो ये हैड बीन डायलिंग में चेंज होना चाहिए था, बीटा इसलिए रॉन्ग है। सी तो आंसर था। डेल्टा देखेंगे, हैज़ बीन की बजाय हैड बीन होता तो ये आंसर हो सकता था, डेल्टा इसलिए रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर आपका चार्ली हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 फादर सेड आई, अब आई जो है फादर में चेंज होगा, फादर की जगह पर ही होगा, हैड पास्ट ही रहेगा, ही हैड पास्ट। तो आपका आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन ए, फादर सेड दैट ही हैड पास स्कूल विद 80%। फादर सेड दैट ही पास्ट हैड पास्ट में चेंज होना चाहिए था, बीटा इसलिए रॉन्ग है। हैज़ इसलिए रॉन्ग है, फादर सेड पहला ऐसा पास्ट में, दूसरा ऐसा पास्ट में होता है, प्रेजेंट में हो ही नहीं सकता, हैज़ पास्ट लिखा हुआ इसलिए रॉन्ग है। फादर सेड दैट ही हैड पास्ट, हमने कहा कि ही हैड पास्ट स्कूल विद 80%। फादर सेड दैट ही हैड पास्ट, हैड दो दफ़ा आ गया, डेल्टा इसलिए रॉन्ग हो गया। आंसर आपका हुआ जी फर्स्ट ऑप्शन। Question number 21. You will write a test next morning. The teacher warned us in May. आंसर आपके पास थर्ड ऑप्शन सी हुआ। The teacher warned us in May that we would write a test in the following month. नेक्स्ट को कह दिया in the following. ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी? ए ऑप्शन रॉन्ग है। The teacher warned us in May that he would write। भाई बात ये है कि तूने कहा था कि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, तो टीचर कहने वाला है तो हमसे कहा होगा, इसलिए वही आना चाहिए था। ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन में वही तो लिख दिया उसने, लेकिन विल की बजाय वुड आना चाहिए था, उसने शैल लिख दिया, टेंस चेंज नहीं किया। अगर द टीचर वॉन्ड है बी ऑप्शन में तो आगे शैल फ्यूचर नहीं आ सकता, पास्ट आना चाहिए था। सी ऑप्शन आपका आंसर था। डेल्टा क्यों रॉन्ग है? द टीचर वॉन्ड अस इन मे दैट वी वुड हैव रिटन, भाई विल राइट वुड राइट में चेंज होगा, वुड हैव रिटन में चेंज नहीं होगा। डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है। आंसर हुआ आपका चार्ली। क्वेश्चन नंबर 22 दे सेड हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स। हाउ ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल में चेंज हो जाएगा, शी थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। लुक्स पहली फॉर्म है, चेंज हो जाएगी दूसरी फॉर्म में, क्योंकि दे सैड है। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सैड हो तो अंदर टेंसेस की चेंज यूँ होती है कि वर्ब की पहली फॉर्म लुक्स, सेकंड फॉर्म लुक्ड में चेंज हो जाएगी। हाउ ब्यूटीफुल जो है वो वेरी ब्यूटीफुल में चेंज हो जाएगा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेम्ड रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा। आंसर आपका हुआ अल्फा। दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी? वो सौरो थोड़ी है ये तो कि मतलब, और फिर लुक्स का लुक्स लिखा हुआ लुक्ड होना चाहिए था, बीटा दो वजह से रॉन्ग है। और शी की वजह उसने ही कर दिया, ये जेंडर की चेंज कर दी है तो बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन डी देखिएगा, शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं। तमाम दरिया जिस तरह समंदर में गिरते हैं, डायरेक्ट नरेशन के तमाम पंक्चुएशन मार्क्स इनडायरेक्ट के फुल स्टॉप से चेंज होते हैं, डेल्टा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की वजह से रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 23 शी सेड व्हेन आई वॉज enjoying youth I watched movies। आंख बंद करके ये रूल याद कर लें कि व्हेन टाइम क्लॉज का टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होता। फिक्रा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, टेंस चेंज नहीं होगा। शी सेड व्हेन शी वॉज enjoying यूथ शी वॉच्ड मूवीज़, इसको ऐसे रहने देंगे फर्स्ट ऑप्शन ए में। तो शी सेड व्हेन शी enjoyed यूथ, एक तो कॉमा आना चाहिए था, इस वजह से रॉन्ग हो गया जी। शी सेड दैट और दैट भी आ गया जी, इस वजह से रॉन्ग हो गया। सेकंड थर्ड ऑप्शन सी देखिएगा, शी सेड दैट व्हेन, दैट और व्हेन आ गए, किस वजह से रॉन्ग है? भाई बात ये है कि क्वेश्चन वर्ड जब भी दो सेंटेंसेस के दरमियान में आए, जैसे व्हेन आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन वर्ड बताते खुद कंजंक्शन का काम भी करता है, उससे पहले एक और कंजंक्शन दैट वगैरह का इस्तेमाल रॉन्ग हो जाएगा, तो इस वजह से ये रॉन्ग हुआ। डी ऑप्शन भी इस वजह से ही रॉन्ग हुआ। आंसर आपका हुआ जी सेकंड ऑप्शन बीटा। क्वेश्चन नंबर 24 इट इज़ टाइम। इट इज़ तो इट वाज में चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसे एक्सप्रेशन इट इज़ टाइम वालों में आगे चलकर प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, वी चेंज हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है, लेकिन बिगैन वर्ब चेंज नहीं होगा। बिगैन प्लानिंग ही रहेगा, जैसे कि डी ऑप्शन आपने देखा। ही सेड दैट इट वाज, इट इज़ इट वाज टाइम आ जाएगा और प्रोनाउन वी चेंज कर दिया दे से। बिगैन प्लानिंग में ही रहेगा। इट इज़ इट वाज में चेंज होना चाहिए था, फर्स्ट ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है। तो बी ऑप्शन में बिगैन हैड बिगन में चेंज नहीं होगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं होना इट इज़ टाइम वाले जुमलों में। आई विश, इट इज़ टाइम और टाइम क्लॉज जैसे कि आपने देखा उनमें वर्ब चेंजेस नहीं होते। थर्ड ऑप्शन सी में ही सेड
इट इज़, इट वॉज होता तो शायद आंसर हो सकता, सीरियसली रॉन्ग था, डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, कम हियर एट वंस, तो ये यू आर ऑर्डर टू कम हियर एट वंस, ये लेट से शुरू नहीं होगा, बीटा रॉन्ग, यू आर ऑर्डर टू मिसिंग है, थर्ड ऑप्शन सीरियसली रॉन्ग है। हियर बी कम डज नॉट मेक एनी सेंस, आंसर आपका अल्फा हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, आई आस्क्ड देम इफ़ दे कुडंट हेल्प टॉकिंग, हाँ जी, आपने क्या करना है जी, आई आस्क्ड देम, इसको रिवर्स करें, रिवर्स करके सेंटेंस आया आई आस्क्ड देम कांट यू हेल्प टॉकिंग, इसको इसका इनडायरेक्ट खुद बना के देखें, ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया वही आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आंसर आपके पास हुआ जी बेटा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो यूँ कर लें, फर्स्ट ऑप्शन है देखें, आई सेड टू देम कॉमा कांट यू हेल्प टॉकिंग, तो आ जाएगा आई आस्क्ड देम इफ़ दे कुडेंट हेल्प टॉकिंग। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका जो आंसर ये क्या है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए में आप अगर यूँ जूम करके देखें तो आई सेड टू देम ये कॉम फुल स्टॉप की वजह से रॉन्ग है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन सी देखें आप, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर क्वेश्चन मार्क गया हुआ है, ए ऑप्शन में भी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर क्वेश्चन मार्क गया हुआ है, ये इस वजह से रॉन्ग है। और डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, आई सेड टू देम, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा है। ये आप रिवर्स ना भी करें तो आपको समझ आ रही थी कि ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बी आपका आंसर है। आगे चढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। वाई डिड यू निगलेक्ट योर ड्यूटी, ही सेड टू देम, तो आप उनसे पूछेंगे ही आस्क्ड देम। अब आस्क देम वाई, क्वेश्चन वर्ड से जब भी कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का स्टार्ट होगा उसको इनडायरेक्ट में वही रहने देंगे और उससे पहले किसी किस्म का कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, जैसे डी में कर दिया था। तो बीटा ऑप्शन है आपका ही आस्क्ड देम वाई। अब वाई क्वेश्चन वर्ड दरमियान में जब भी आ जाए तो दो रूल्स होते हैं, उससे पहले कोई किसी किस्म का दैट नहीं आएगा जैसे कि डी में आया हुआ है, क्योंकि वर्ड बताते खुद कंजंक्शन है और यूज़ ऑफ डबल कंजंक्शन रॉन्ग होता है। दूसरी बात यह है कि जब भी दो सेंटेंसेस के दरमियान में कोई भी क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई आ गया यहाँ पर वैन हो, तो उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा। तो उसने क्या किया जी, फर्स्ट ऑप्शन में तो उसने कर दिया वाई दे निगलेक्टेड की बजाय वाई दे हैड निगलेक्टेड आना चाहिए था, और चार्ली में उसने क्या किया वाई हैड दे होना चाहिए था, वाई दे हैड। इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन डी में मैंने कहा था ही आस्क्ड दैट वाई, वाई क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड से दो सेंटेंसेस के दरमियान में जब भी आएगा वो बजाता खुद कंजंक्शन का काम देता है, उससे पहले दैट इफ़ वगैरह नहीं आएंगे, डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हुआ, आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, वी सेड टू दैम माइंड योर ओन बिजनेस, तो आप क्या कहेंगे जी, वी अर्ज्ड हिम टू माइंड हिज ओन बिजनेस, बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी, वी सजेस्टेड हिम टू माइंड हिज ओन बिजनेस होना चाहिए था। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है, वी ऑर्डर्ड हिम टू मिसिंग है, टू माइंड हिज ओन बिजनेस। डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी, वी अर्ज्ड हिम टू माइंड हिज ओन बिजनेस, योर वजह से रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 29, द टीचर सेड टू अली कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप कहेंगे द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड अली एंड विश, विश चेंज हो जाएगा विश्ड में और यू चेंज हो जाएगा हिम में, सक्सेस इन लाइफ, आंसर डेल्टा हुआ। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड अली एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी, एंड सेड विश कोई वर्ड नहीं होता। बी ऑप्शन में देखें कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सक्सेस, विश्ड मिसिंग है। थर्ड ऑप्शन सी में क्या किया, द टीचर विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन विश नहीं की जाती, ये इस वजह से रॉन्ग है, डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, वाई डिड यू टेक माई वॉलेट, ही आस्क्ड, ही सेड, तो आप कहेंगे कि आंसर अल्फ़ा है, ही वांटेड टू नो वाई आई हैड टेकन हिज पर्स। अब वाई सेंटेंस के दरमियान में आ गया तो दो रूल हैं, नंबर 1, एक तो इससे पहले इफ़ नहीं आ सकता, ही वांट टू नो इफ़, वाई आना चाहिए था, और दूसरी बात यह है कि वाई अगर दरमियान में आ जाएगा जैसे सी में आया हुआ है तो इसके फ़ौरन बाद वाई आई हैड आना चाहिए था, हैड आई नहीं आना चाहिए था, यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव इन दिस सबॉर्डिनेट क्लॉज इज रॉन्ग। यही रूल अब डेल्टा हम देखेंगे, ही वांटेड टू नो वाई आई टुक, यू नो डिड यू टेक है तो हैड टेकन आना चाहिए था, टेंस की मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 31 से अब आप सिनोनिम बताएंगे आगे, मस्टर्ड हौसला इकट्ठा करना, जुरत इकट्ठा करना, और भाई बात यह है कि आमतौर पे यूएचएस का स्टैंडर्ड ये होता है कि उसमें बाज़ औक़ात कोई भी आंसर नहीं बन रहा होता, उसको फेक क्वेश्चन कहते हैं और आपको
ये इंप्रेशन देने के लिए कि बिल्कुल यूएचएस का पेपर है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी इसका सिनोनिम नहीं बन रहा, इसको फेक क्वेश्चन कहते हैं, सब बच्चों को इसका नंबर मिल जाएगा। वैसे मस्टर का मतलब होता है जुर्रत, हौसला इकट्ठा करना, और मस्टर का दूसरा मतलब होता है सिपाहियों वगैरह को इकट्ठा करना हमला करने के लिए। मस्टर कलेक्टेड, तो ये परसिक्यूटेड गलत बोल्ड किया हुआ मैंने, आंसर नहीं है, वैसे मीनिंग बता देता हूँ। परसिक्यूटेड मीन जुल्म करना, रॉन्ग्ड और हाउंडेड और पेस्टर्ड तंग करना। ए ऑप्शन में प्रोसिक्यूट मुकदमा चलाना, इंडाइटेड सी साइलेंट है मुकदमा चलाना, एक्यूज्ड इल्ज़ाम लगाना, और इम्पीच्ड इल्ज़ाम लगाना मुकदमा चलाना। एलिविएट करना, शिद्दत को कम करना, दर्द वगैरह की, ईज़ इम्प्रूव्ड रिलीव्ड, और अपीज्ड मॉलिफाइड गुस्सा ठंडा करना, सेटिस्फाइड और पैसिफाइड। क्वेश्चन नंबर 32 सिनोनिम बताना है माउंटिंग, प्रेशर का इंक्रीज़ होना, पहाड़ पर चढ़ना, और थिएटर सिनेमा वगैरह में कोई ड्रामा फिल्म मूवी वगैरह का लगना नुमाइश के लिए पेश किया जाना माउंटिंग कहलाता है। तो माउंटिंग राइजिंग, एस्केलेटिंग, जिस तरह आप कहते हैं ना एस्केलेटर लगे होते हैं शॉपिंग प्लाजाज में, जो बरकी जीने होते हैं, सीढ़ियाँ आपको ऊपर ले जाती हैं। एस्केलेशन, डी एस्केलेशन इसका एंटोनिम हो जाएगा। एस्केलेशन चढ़ाई, डी एस्केलेशन उतराई। तो एस्केलेशन माउंटिंग, इंटेंसिफाइंग, सूरत हाल को, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिचुएशन एस्केलेट कर गई है, फिर मुज़ाकरात हुए, फिर डी एस्केलेट कर गई है। सबसाइड, प्रेशर वगैरह का कम करना। सब्सिडेंस, डिमिनिशिंग और क्लैप्सिंग। रोमिंग, आवारागर्दी करना, घूमना फिरना। वॉन्डरिंग, ट्रैवलिंग और ड्रिफ्टिंग, जिस तरह गाड़ियों की ड्रिफ्टिंग करते हैं बच्चे। और अलाइट, उतरना, लैंडिंग, डिसेंडिंग और सेटिंग। क्वेश्चन नंबर 33 मम्बल्ड, ज़ेर लब बुड़बुड़ाना, इनऑडिबल होना, मटर करना, शिकायत करना। क्वाइट, मफल्ड, साइलेंट, आर्टिकुलेट, इजहार करना। एलोक्वेंट, प्रोनाउंस, एक्सप्रेस करना। इंटेलिजिबल, समझदार, अंडरस्टैंडेबल, प्लेन और लॉजिकल। और कॉम्प्रीहेंसिबल, काबिल समझ। क्लियर, काबिल फहम। क्लियर, इंटेलिजिबल और कोहेरेंट। क्वेश्चन नंबर 34 में नेमेसिस, आप इसको पिटफॉल, खामी भी कह सकते हैं। नेमेसिस आप अपोनेंट भी कह सकते हैं, दुश्मन भी कह सकते हैं। आंसर आपका हुआ जी बीटा, पिटफॉल। इंडेमनिटी कहते हैं जी कंपनसेशन को, इंश्योरेंस को, कवरेज को। और नाइवली, सादगी के साथ, सिंपली, अनवाइजली और ऑनेस्टली। इम्प्रूडेंस गुस्ताखियों कहते हैं, इम्पर्टिनेंस, रूडनेस और इम्पोलाइटनेस। क्वेश्चन नंबर 35 नोजियस कहते हैं डिस्गस्टिंग को, आंसर आपका हुआ एबहॉरेंट, आंसर डेल्टा हुआ। और ब्लैंड, फीका, अनअट्रैक्टिव को कहते हैं फेलिस, और मैं मीनिंग बता देता हूँ आपको एबहॉरेंट के, रिपग्नेंट, हेटफुल और डिस्गस्टिंग बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। और ब्लैंड, फीका, अनइंटरेस्टिंग, इंस्पेड, फीचरलेस और टेस्टलेस। और फेलिसिटस, अप्रोप्रिएट, फॉर्चुनेट, सूटेबल। स्टोइक कहते हैं जी इंड्योरिंग, फेटलिस्ट, इनडिफरेंट, बेहिस, जिसको कोई फ़र्क ना पड़ता हो। क्वेश्चन नंबर 36 में आपने एंटोनिम बताने हैं जी। नाइव, सादा, इनोसेंट को कहते हैं। ए ऑप्शन आई कैचर होता है, बी वेयर ऑफ इट, इससे आगा रहिएगा। आपने उलट बताना है। नाइव जो हर बात को बिलीव कर ले, और स्केप्टिकल जो शक करे, डाउट करे। अनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस, स्केप्टिकल, डाउटफुल, सिनिकल और सस्पिशियस। आंसर आपका हुआ जी डेल्टा। बाकी इनोसेंट, एक्विटेड, हार्मलेस, आर्टलेस और एडोलसेंट टीनेजर को कहते हैं, यंगस्टर को, माइनर को, मेजर बड़े को कहते हैं। और कैंडिड मुखलिस को कहते हैं, फ्रैंक, सिंसियर और आउटस्पोकन यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 37 सेंटेंस कंप्लीशन है। नो रिमोर्स विल, कोई पछतावा आपको, बी किलर को, बिकॉज हिज क्राइम इज़ टू हेनस, क्योंकि हेनस मीन काबिल नफ़रत, उसका जुर्म बहुत काबिल नफ़रत है। एक बंदे ने इंतहाई काबिल नफ़रत जुर्म किया, उसके बाद कहा जी मुझे अफसोस से बड़ा, तो भाई बात है किसी को चपेड़े मार के आप कहें जी आई एम सॉरी, तो वो उसका कोई हल नहीं है। पछतावा जो है आपको बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकता। बरी ज़िम्मा के लिए बी ऑप्शन में एब्जॉल्व है, पार्डन, रिलीज़ और एक्सक्यूज़। ये ऑप्शन में रिजॉल्व, मसले को हल करना, रेजोल्यूशन, डिसाइड और सॉल्व। कंस्क्रिप्ट, टाइटन कर देना, नैरो डाइन करना, तंग करना, टाइटन, लिमिट और नैरो। और कॉन्विक्ट कहते हैं जिस पर जुर्म साबित हो जाए। एक्यूज्ड मुलजिम होता है, कॉन्विक्ट मुजरिम होता है, क्रिमिनल
और सेंटेंस मीन जिसको सज़ा सुना दी गई हो, ऑफेंडर मीन जो क्रिमिनल होता है। क्वेश्चन नंबर 38, ऑल दो शी हैड अदर सूटर्स, अगर जो बाकी सूटर्स भी जो मंगेतर्स होते हैं उनको कहते हैं शी फाइनली डैश टू प्लीज़, प्लीज़ मीन रिक्वेस्ट, तो ज़ाहिर रिक्वेस्ट को आप मानते हैं, रिजेक्ट करते हैं, मानने के लिए एक्सीडेड है, एक्सीडेड टू याद रखिएगा, आंसर आपका बीटा हुआ, मान जाना, अग्रीड, इनहेरिटेड और सक्सीडेड। ये ऑप्शन में देखिएगा एक्सीडेड, लिमिट को डू नॉट एक्सीड द लिमिट, और ये बढ़ जाना होता है जी, तजावुज़ कर जाना, सुपरसीड, बीटन और एक्सीड, और प्रीसीड पहले आना, हेडेड, लेड और हेरल्डेड मनादी करना, ऐलान करना पहले, और रिसीडेड बाद में आना, रिट्रीटेड, डिमिनिश्ड और डिक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 39, द आर्टिस्ट हु कॉपी, और से पहले और बाद वाले वर्ड मीनिंग के लिहाज से सेम होते हैं। कॉपी का मतलब होता है इम्यूलेट, इमिटेट। द स्टाइल ऑफ द रिनाउंड आर्टिस्ट अल्टीमेटली फेल टू मेक देयर मार्क इन शोबिस, तो आंसर होगा इम्यूलेट मीन कॉपी करना, राइवल करना, इमिटेट करना, मिमिक करना, इनोवेट करना, ईजाद करना, इनोवेट, अपडेट, रिन्यू, इवेलुएट मीन्स असेस करना, अंदाज़ा लगाना, अप्रेज करना, एस्टिमेट करना, वैल्यू लगाना, एक्सकवेट खोद कर बाहर निकालना, माइनिंग करके, कान कनी करके, कोरे पत्थर की वगैरह की, कोयले की कान वगैरह कहते हैं, और डिग करना, आंसर आपका अल्फा हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूमरेसी मीन न्यूमेरिकल स्किल्स को कहते हैं, अदाद शुमार करने की सलाहियत, आंसर आपका बीटा हुआ। इस तरह से आपका ये टेस्ट पंक्चुएशन, नरेशन, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन, इंसुलेटेड मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको सारा टेस्ट समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अगले टेस्ट में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, साइनिंग ऑफ अली शान राव।